पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि कॉफ़ी का कप लेकर कार्तिक के कैबिन में आती है और उसने बिना नॉक किए दरवाज़ा खोल देती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त मयूरी कार्तिक के कैबिन में है। इसलिए उसने बिना नॉक किए ही दरवाज़ा खोला। सृष्टि धीरे से अंदर जाती है और जैसे ही नज़र उठाकर सामने देखती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसके हाथों से कॉफ़ी का ट्रे नीचे गिर जाता है। कार्तिक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और मयूरी बिल्कुल कार्तिक के ऊपर झुकी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मयूरी और कार्तिक एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर कार्तिक मयूरी को खुद से दूर करता है और सामने देखता है तो सामने सृष्टि थी। उसने सृष्टि को गुस्से में घूरते हुए देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सृष्टि बस अपनी पथराई आंखों से कार्तिक और मयूरी को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जब सृष्टि कार्तिक को कोई जवाब नहीं देती, कार्तिक खुद ही सोचते हुए बोलता है, तुम रोज़ सुबह घर से गायब रहती थी, इसका मतलब तुमने अपनी जॉब से रिजाइन नहीं किया। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ी। तभी मयूरी बीच में बोलती है, लगता है स्वीटहार्ट तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी जासूसी करने का शौक़ चढ़ा है, इसलिए तो उसने तुम्हारी ही ऑफिस में जॉब कर रही है। फिर मयूरी ने सृष्टि को देखकर कहा, वैसे तुम अपनी पति को रंगे हाथों पकड़ ही लिया, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। उसने कार्तिक को देखते हुए मयूरी ने कहा, कार्तिक हम तो डर ही गए, अब हम क्या करेंगे? देखो ना स्वीटहार्ट, तुम्हारी वाइफ ने हम दोनों को किस करते हुए देख लिया। और फिर मयूरी सृष्टि को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी। उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर सृष्टि का पारा हाई हो जाता है। उसने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मयूरी के गाल पर जड़ दिया। अगले ही पल मयूरी का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, उसका एक हाथ उसके गाल पर था। मयूरी ने गुस्से में सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, यू ब्लडी बिच, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। इतना बोलकर मयूरी सृष्टि को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। मयूरी पलटकर देखती है तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कार्तिक मयूरी का हाथ नीचे करते हुए कहा, तुम क्यों अपने नाजुक हाथों को इतनी तकलीफ़ दे रही हो? बेचारी का दिल टूटा है अभी अभी, बुरा तो लगेगा ना उसे। सृष्टि अपनी हैरान नज़रों से कार्तिक को देखने लगती है। सृष्टि अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पाती। जो कार्तिक उसे इतना प्यार करता था, कल तक जिस सृष्टि में उसकी जान बसती थी, आज उसके साथ वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? सृष्टि सवालियात नज़रों से कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक उसकी नज़रों को पहचान कर उसके सामने आकर उसके गाल पर उंगली चलाते हुए बोलता है, क्या हुआ वाइफी, ऐसे क्यों देख रही हो? जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, एक सवाल का जवाब ज़रूर दे सकता हूँ। सृष्टि कार्तिक की आंखों में देखकर सच को तलाश करते हुए अपने खामोश होठों से बस एक शब्द बोलती है, क्यों? कार्तिक ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बिस्तर तक लाना चाहता था। कितना कुछ करना पड़ा तुम्हें अपनी बिस्तर तक लाने के लिए, तुम्हें पूरी तरह से हासिल करने के लिए। जब पहली बार तुम्हें देखा तभी मैं तुम्हें पाना चाहता था। कार्तिक मयूरी को देखते हुए बोलता है, जिसे मैं हर जगह ढूंढ रहा था, वो मेरे ही घर में रह रही थी। मेरे ही घर में मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी और मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। कार्तिक की बात सुनकर मयूरी मुस्कुराने लगती है। फिर कार्तिक सृष्टि के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोलता है, चाहता
तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने बेड पर ला सकता था और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम मेरी लीगल वाइफ थी। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती से नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हें हासिल करना चाहता था, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन दोनों तरफ से प्यार करने पर मिलता है वो ज़बरदस्ती करने पर नहीं मिलता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, रेपिस्ट नहीं। सौदा भी वही करता हूँ जिसमें मुझे फ़ायदा मिले। कार्तिक का बोला गया एक एक शब्द सृष्टि के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। सृष्टि को अंदर से बुरी तरह तोड़ रहा था, जो सृष्टि से बर्दाश्त नहीं होता। उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, बस। सृष्टि अपनी जलती हुई नज़रों से एक नज़र मयूरी पर किया, फिर कार्तिक को, फिर वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। कुछ देर के बाद ड्राइवर गाड़ी रोकता है और बोलता है, मैडम घर आ गया। सृष्टि को कोई होश नहीं था। सृष्टि जैसे अपना शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। सृष्टि थके कदमों से गाड़ी से बाहर निकलती है, बेसुध होकर अंदर जाने लगती है और तभी उसका पैर एक कारपेट में फंस जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती और लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगती है। तभी उसे एक टेबल का किनारा सृष्टि के पेट पर लग जाता है और फिर सृष्टि की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। सृष्टि अपने पेट को पकड़कर नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। सृष्टि को अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था और सृष्टि दर्द से चिल्लाकर रो रही थी। सृष्टि के दर्द भरी आवाज़ सुनकर सुनंदा आंटी उसके पास दौड़कर आती है। उसने आकर जब सृष्टि को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि सृष्टि ने दर्द से अपना पेट पकड़ रखा था और उसके कमर का निचला हिस्सा खून में भीग गया था। सृष्टि को जब ऐसी हाल में सुनंदा आंटी ने देखा तो सुनंदा आंटी के दिमाग में अनुराधा का ख्याल आया। उन्होंने झट से अनुराधा को कॉल किया और सृष्टि के कंडीशन के बारे में बताया। अनुराधा ने फ़ौरन अस्पताल से एम्बुलेंस लेकर घर आ गई। कुछ ही देर में सुनंदा आंटी और अजय ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए थे। अंदर सृष्टि का ट्रीटमेंट चल रहा था। सृष्टि की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। अनुराधा ने कार्तिक को बहुत बार कॉल किया, लेकिन कार्तिक ने एक बार भी रिसीव नहीं किया। फिर थक हार कर अनुराधा ने एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। तभी एक नर्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलती है तो सभी लोग उस नर्स को घेरकर खड़े हो जाते हैं। नर्स ने कहा, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें पेशेंट के हस्बैंड की सिग्नेचर चाहिए। नर्स की बात सुनकर अनुराधा, अजय और सुनंदा आंटी सब हैरान हो जाते हैं। अनुराधा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या भाभी प्रेग्नेंट थी? नर्स ने कहा, जी हाँ, आपको शायद नहीं पता, पेशेंट 4 वीक प्रेग्नेंट थी। उनकी बॉडी पहले से ही बहुत वीक थी और ज़्यादा ख्याल ना रखने की वजह से और ये चोट लगने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। नर्स की बात सुनकर सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नर्स ने फिर से कहा, देखिए, हमें इमीडिएटली अबॉर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए आप जल्द से जल्द पेशेंट के हस्बैंड को बुला दीजिए। उनके साइन के बगैर हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आती है,
कहाँ साइन करना है। नर्स कार्तिक को देखकर पहचान जाती है, क्योंकि जब सृष्टि को जहर दिया गया था तो सृष्टि का ट्रीटमेंट इसी अस्पताल में हुआ था। नर्स कार्तिक के हाथ में कुछ पेपर देती है और बोलती है, सर ये अबॉर्शन पेपर है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। नर्स कार्तिक को एक जगह पर उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है। कार्तिक कुछ देर तक उस पेपर को देखता है, फिर वहाँ साइन कर देता है। साइन करते वक्त कब कार्तिक की आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ जाते हैं, कार्तिक को भी पता नहीं चलता। साइन करने के बाद नर्स वापस से ऑपरेशन थिएटर चली जाती है। कुछ देर ऑपरेशन चलता है, फिर डॉक्टर बाहर आता है। तभी कार्तिक डॉक्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? मिस्टर सक्सेना, मैंने आपको पहले से ही वार्न किया था, 6 महीने तक मिसेज सक्सेना प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए, फिर भी आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? कार्तिक ने कहा, मुझे पता नहीं था डॉक्टर, और ना ही सृष्टि ने मुझे कुछ बताया था। आप मुझे बताइए कि मेरी वाइफ कैसी है? आपकी वाइफ तो फ़िलहाल खतरे से बाहर है और कल सुबह तक उन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर कार्तिक ने राहत की सांस ली कि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। कार्तिक उस नंबर को देखता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। कार्तिक अपना फ़ोन लेकर साइड में आता है और फ़ोन को अपने कान से लगा देता है। तभी सामने से एक आदमी के हंसने की आवाज़ आती है। उस आदमी ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर सक्सेना, अपनी बीवी की फ़िक्र हो रही है? इतना बोलकर वो आदमी फिर से हंसने लगा। कार्तिक अभी भी खामोश था, कुछ नहीं बोल रहा था। फिर उस आदमी ने अपनी हंसी को रोककर कहा, अब पता चला तुम्हें कि जब हमारा प्यार हमसे दूर होता है तो कैसा लगता है। तुमने भी किसी के प्यार को ठुकराया था और मैं भी तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूँगा। वो आदमी फिर से अपनी हंसी हंसते हुए बोलता है, बस एक बात बताओ, कैसा लगता है किसी दूसरे की उंगली के इशारे पर नाचते हुए? कार्तिक सक्सेना बिजनेस वर्ल्ड का किंग, जिसके सामने उसके दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं, जिसके एक इशारे पर पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है, जिसकी क्रूएलिटी की मिसालें दी जाती है, जिस इंसान से बड़ा बिजनेसमैन भी दुश्मनी करने की सोच भी नहीं सकता, आज वो किसी के इशारों पर नाच रहा है। बोलकर वो फिर से हंसने लगता है। हाय रे इश्क, न जाने ये भी क्या क्या करवाता है। कार्तिक अभी भी खामोशी से उस आदमी की बात को सुन रहा था। उस आदमी ने फिर से कहा, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि बिजनेस वर्ल्ड की किंग को इतनी आसानी से कमज़ोर किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना, राजा की जान उसकी रानी में और उसकी रानी की जान उसके परिवार में। नहीं नहीं, रानी की जान उसके पापा में। इतना बोलकर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उस आदमी ने फिर से कहा, वैसे मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, तुम मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो। उसके बदले मैं तुम्हें बना दूंगा इस दुनिया का राजा, और तुम जानते हो कि मेरा ऑफ़र क्या है। कार्तिक, जो इतनी खामोशी से कब से उस आदमी की बातें सुन रहा था, अब उसने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बहुत ही सर्द आवाज़ में बोलता है, कार्तिक सक्सेना को तोड़ना इतना आसान समझा है तूने? तूने उसके दिल पर वार किया है। सही कहा तूने, राजा की जान उसकी रानी में है। अगर उसकी रानी पर किसी ने नज़र डाली तो राजा उसे चीर फाड़ देगा।
तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहाऊंगा, तो फिक्र मत कर। उस आदमी ने गुस्से में तिल मिलाते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि तब भी कार्तिक बोलता है, चल बहुत सुन ली तेरी, अब बकवास बंद कर और फ़ोन रख। इतना बोलकर कार्तिक बिना सामने वाले की बात सुनकर फ़ोन काट देता है। अगले दिन सुबह सृष्टि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही आंखें खोलती है तो सृष्टि की आंखों के सामने अजय और अनुराधा खड़े थे। सृष्टि अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर कार्तिक को देखती है, लेकिन सृष्टि को कार्तिक कहीं नज़र नहीं आता। सृष्टि धीरे से उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। सृष्टि वापस से लेट जाती है। सृष्टि को दर्द में देखकर अनुराधा सृष्टि के हाथ को थाम लेती है। सृष्टि अपने पेट पर हाथ रखकर अनुराधा से बोलती है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। सृष्टि की बातें सुनकर अनुराधा समझ जाती है कि सृष्टि को पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट थी। इसलिए अनुराधा ने सृष्टि को समझाते हुए कहा, कल जब आप गिरी थी तो आपके पेट में चोट लग गई थी, इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है। सृष्टि अनुराधा की बातों को ध्यान ना देते हुए उसने पूछा, तुम्हारे भैया कहाँ है, वो नहीं आए? अनुराधा ने कहा, रात भर तो भैया तुम्हारे पास ही थे भाभी, लेकिन सुबह उन्हें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। अपने पास कार्तिक को ना पाकर सृष्टि को थोड़ा दुख होता है। सृष्टि अब ठीक थी, इसलिए अजय भी अपने ऑफिस चला जाता है। अनुराधा भी दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है। 2 दिन के बाद सृष्टि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, लेकिन इन 2 दिनों में कार्तिक हॉस्पिटल सृष्टि से मिलने के लिए भी नहीं आया था और इस बात से अनुराधा और अजय दोनों ही कार्तिक से नाराज़ थे। हॉस्पिटल से घर जाने के बाद भी कार्तिक घर भी नहीं आया था और उस वक्त के बाद पूरा 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने में कार्तिक ने एक बार भी घर नहीं आया और कार्तिक के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। अजय ने कार्तिक के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अजय भी कार्तिक का पता नहीं लगा पा रहा था और तब एक दिन करण ने आकर घर पर बताया कि कार्तिक को ढूंढने की कोशिश ना करे। जब कार्तिक का मन होगा तो वो खुद ही घर आ जाएंगे। वो किसी ज़रूरी काम से देश से बाहर गए हुए हैं। रात का समय है। सृष्टि बालकनी में खड़े चाँद को देख रही थी। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चाँद को देखते हुए सृष्टि कार्तिक के साथ बिताए सारे पलों को याद कर रही थी। करवा चौथ वाले दिन कार्तिक का सृष्टि के लिए गाना गाना, लंदन के सड़कों पर कार्तिक के साथ घूमना, फिर सृष्टि के लिए कंपनी खोलना, अपने विला को सृष्टि विला नाम देना और फिर कार्तिक का सृष्टि के साथ दिल्ली जाना, उसके पापा से माफ़ी मांगना। सृष्टि को सब कुछ याद आ रहा था। फिर उसे अचानक से प्रीति की दी हुई बद्दुआ याद आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने चाँद को देखते हुए कहा, प्रीति दीदी देखो, आपकी बद्दुआ सफल हो गई। मेरा बच्चा मुझसे छिन गया, मेरा प्यार मुझसे छिन गया। पिछले 1 महीने से मेरा प्यार, मेरा पति कहाँ है मुझे भी नहीं पता, बिल्कुल पहले की ही तरह। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर यूं ही रोने के बाद सृष्टि वापस अपने कमरे में जाती है और अपना फ़ोन उठाकर फिर से कार्तिक को कॉल करती है, लेकिन हमेशा की तरह कार्तिक का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सृष्टि ने निराश होकर अपना फ़ोन टेबल पर रख देती है।
तभी उसे अपने पापा का ख्याल आता है। वो अपने पापा से बात करने के लिए फ़ोन उठाती है। जब से वो दिल्ली से आई है उसने एक बार भी अपने पापा से बात नहीं किया था और अब उसने फ़ोन उठाकर अपने पापा को फ़ोन लगा देती है, लेकिन उसके पापा का फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है। फिर उसने अपने रोहन भाई का नंबर ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। तब उसने अपने महेश भाई का नंबर ट्राई किया। 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद महेश का फ़ोन बजने लगता है। 2 से 3 रिंग जाने के बाद महेश ने फ़ोन उठा लिया। सृष्टि बच्चा कैसी हो? सृष्टि ने कहा, मैं ठीक हूँ भाई। घर पर किसी का भी फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? पापा का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। मुझे पापा से बात करनी है। महेश ने कहा, बच्चे क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे जाने के अगले ही दिन बड़े पापा लापता हो गए हैं। तब से आज तक उन्हें ढूंढा जा रहा है। क्या तुम्हें कार्तिक ने कुछ नहीं बताया? सृष्टि परेशान होकर बोलती है, नहीं, लेकिन कार्तिक ये सब जानते हैं। महेश ने कहा, हाँ, वो अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली आकर गए हैं। कार्तिक तो हर हफ्ते दिल्ली आते हैं। बड़े पापा के गुम होने के बाद समझ लो उन्होंने ही घर को संभाल रखा है, क्योंकि बड़े पापा के गुम होने के बाद जैसे घर में मातंग छा गया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बड़े पापा को कहाँ पर कैसे ढूंढा जाए। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। हमने कार्तिक को फ़ोन किया तो वो आए थे दिल्ली और तब से लेकर आज तक उन्होंने ही घर को संभाल रखा है और बड़े पापा को भी वहीं ढूंढ रहे हैं। ये सब सुनकर सृष्टि सदमे में चली जाती है। उसने कहा, भैया हम आपसे बाद में बात करेंगे, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। एक और करण ने कहा था कि कार्तिक देश के बाहर है, लेकिन कार्तिक तो हर हफ्ते दिल्ली जाते हैं। और तो और उन्होंने पापा के गुम होने की बात मुझसे क्यों छुपाई? सृष्टि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन एक बात सृष्टि को समझ में आ गई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। कुछ तो ऐसा है जो सृष्टि की नज़रों से छुपा हुआ है। सृष्टि को 1 महीना हो गया था। उसने अपना कदम घर से बाहर नहीं निकाला था। अगले दिन सुबह सृष्टि अपना सामान पैक करती है। कल रात अपने भाई से बात करने के बाद सृष्टि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और कल रात ही सृष्टि ने डिसाइड कर लिया था कि वो सुबह होते ही दिल्ली अपने घर जाएगी। पर जैसे ही उसने अपना सामान लेकर घर से बाहर कदम रखा, उसके सामने 4 बॉडीगार्ड अपना सिर झुकाकर हाथ बांधे खड़े हो गए। सृष्टि ने सवालियात नज़रों से उन्हें देखा तो एक बॉडीगार्ड ने कहा, मैडम, कार्तिक सर का ऑर्डर है कि आपको बाहर न जाने दिया जाए। बॉडीगार्ड की बात सुनकर सृष्टि ने थोड़ा गुस्से में कहा, और तुम मुझे बाहर जाने से रोकोगे? बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप घर से बाहर न जाए, वरना कार्तिक सर हमें जान से मार डालेंगे। बॉडीगार्ड की बात सुनकर सृष्टि के कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। उसने अपने पैर पटकते हुए घर के अंदर चली जाती है। तभी सृष्टि की नज़र अजय पर जाती है, जो अपने कमरे से निकलकर नीचे उतर रहा था। अजय आकर हॉल रूम में सोफे पर बैठ जाता है तो सृष्टि जाकर उसके सामने हाथ बांधे खड़ी हो जाती है। अजय सवालियात नज़रों से सृष्टि को देखने लगता है तो सृष्टि अजय को बोलती है, अजय, कार्तिक हर हफ्ते दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में पत्ता भी हिलता है तो तुम्हें उसकी खबर होती है। पापा 1 महीने से लापता है। कार्तिक हर हफ्ते दिल्ली जाते हैं।
इसकी खबर तुम्हें ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सच कहो, बात क्या है? अब आगे देखिए कार्तिक सृष्टि से क्या छुपा रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।